दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों नवंबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो 4 लेबर कोड्स थे उनको इन्फोर्स कर दिया है। ये चारों लेबर कोड्स 5 साल पहले ही पार्लियामेंट द्वारा वो पास कर दिए गए थे, उनको अप्रूव कर दिया गया था। ये लेबर कोड्स 29 सेंट्रल लेबर कोड्स को कंसोलिडेट करता है 4 लेबर कोड्स में। मतलब कि पहले 29 लेबर कोड्स हुआ करते थे, उनको अब 4 लेबर कोड्स में कंसोलिडेट किया गया है। इन चारों के नाम है, पहला है कोड ऑन वेजेस, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो बेसिकली रीजन क्या है इन जो सेंट्रल लेबर लॉज थे उनको कंसोलिडेट करने का? सबसे पहली बात तो है कि बहुत पुराने थे, ये बहुत आर्काइक थे। 1936 से लेकर अभी तक के ये कोड्स थे, तो काफी पुराने हो चुके थे। तो उनको नए जो पैरामीटर्स है, नया जो जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग उनको कंसोलिडेट करना था। दूसरा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है और जो लेबर जो कंडीशन है, श्रमिकों की जो कंडीशन है, उनको भी दोनों को ही इश्यूज को रिड्रेस करना था। इस वजह से ये जो लेबर कोड्स थे उनको कंसोलिडेट किया गया है। भारत में लीगल फ्रेमवर्क क्या है लेबर से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे कानून बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कानून बना सकता है, लेजिस्लेशन बना सकता है। प्रेम्बल्स में देखिए सोशल जस्टिस, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करी गई है। तो ये बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल है लेबर वेलफेयर के और लेबर लेजिस्लेशन के। डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 39 है जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है, रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल। आर्टिकल नंबर 41 ये राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस या डिसेबलमेंट। मतलब कि आपको राइट टू वर्क होगा, एजुकेशन होगा और पब्लिक असिस्टेंस किया जाएगा यदि आप बेरोजगार हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, आप ओल्ड एज हो या फिर बीमार हो या फिर आप दिव्यांग हो। आर्टिकल नंबर 42 है ये सिक्योर फेयर एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, इसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 43 ये कहता है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हर वर्कर को एक लिविंग वेज मिले, कंडीशन ऑफ वर्क उनका अच्छा हो और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो उनका। आर्टिकल नंबर 43 ए क्या कहता है? ये कहता है कि सभी वर्कर्स को मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेशन देना होगा। फंडामेंटल राइट्स भी है। आर्टिकल नंबर 16 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आर्टिकल नंबर 19(1) का सी क्लॉज जो है वो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये यूनियन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 23 ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को। आर्टिकल नंबर 25 ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज में। तो बेसिकली देख लेते हैं इस समय लेबर फोर्स की कंडीशन। 60% के करीब हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। इसका मतलब क्या हुआ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का? कि टोटल पॉपुलेशन में इंडिया की जो काम करना चाह रहे हैं व्यक्ति, उनमें से जो एम्प्लॉयड और नॉन एम्प्लॉयड हैं उनकी रेशियो, उनका जो परसेंटेज है इंडिया में वो 60% है। और इनमें से जो 90% है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में 41% फीमेल है। मतलब कि ऐसे लोग जो काम करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयड और नॉन एम्प्लॉयड दोनों में से 40% महिलाएं हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये पूरा का पूरा ये कोऑर्डिनेट करती है जितने भी लेबर और इंडस्ट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है। लेबर ब्यूरो है, ये इंफॉर्मेशन निकालती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पे, कौन सी इंडस्ट्री क्लोज हो रही है उस पर, रिटेंचमेंट पे मतलब जो छटनी होती है उस पर, ले ऑफ्स पे, वेजेस पे, अर्निंग्स पे, लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स पे, और किस तरीके से लेबर एक्ट के जो ये जो प्रोविजंस है वो काम कर रहे हैं उस पे ये रिपोर्ट्स बनाती है। चीफ लेबर कमिश्नर होता है, इसका जो जिम्मेदारी होती है वो होती है लेबर्स और इंडस्ट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रेड्रेस करने की, सेटल करने की, और जो लेबर लॉज है उसको इन्फोर्स करने की। साथ ही साथ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही है उसको प्रमोट करने की। एक एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम चलाई जा रही है, ये 1948 के एक्ट के थ्रू चलाई जा रही है। इसमें जो लेबर्स होते हैं उनकी सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट या फिर डेथ से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट इंजरी से रिलेटेड ये उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये 1952 का एक्ट से ये डील होता है और इसमें बोला गया है कि ये रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होगी जिसमें हर महीने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एक सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद जो लेबर है या वर्कर है उनको एक पेंशन दी जा सके। नीड क्या है लेबर रिफॉर्म्स की? सबसे बड़ी चीज तो कि सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर आया था, उसने बताया था कि बहुत सारे लेबर लॉज हैं और इनके वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, तो इनको सिंप्लीफाई किया जाए और इनको 4 या 5 कॉम्प्रहेंसिव लेबर कोड्स में कंसोलिडेट कर दिया जाए। दूसरी क्या नीड पड़ी कि आर्काइक लॉस बहुत है, जैसे फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का है, बहुत पुराना है। उस 1936 आज से 100 साल या 90 साल पुराने के हिसाब से इसमें प्रोविजंस किए गए होंगे। आपकी जो सिचुएशन वो बदल रही है, तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है नए लेबर लॉस को रिमॉडल्ड किया गया है। यूनिवर्सल कवरेज गैप देख लेते हैं। 90% हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए लोग हैं, तो इनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का एक्सेस कम है, तो इनको भी प्रोवाइड करना एक्सेस, ये भी कारण था लेबर लॉस को कंसोलिडेट करने का। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है, ग्रोथ बढ़ाना है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, जॉब्स को क्रिएट करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना है, ये सब रीजन थे। सबसे बड़ी चीज जो अभी का है वो है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की। ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, इनका जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से हो रही है। तो ऐसे में इन लोगों को भी, इन वर्कर्स को भी, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनको भी इकोनॉमिक सिस्टम में लेके आने के लिए ये लेबर लॉस लाए गए थे। की टर्म्स देख लेते हैं कुछ। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड एग्रीगेटर, ये क्या होते हैं? गिग वर्कर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर होते हैं। फॉर एग्जांपल, रोड के किनारे जो ठेला लगाने वाले लोग हैं वो खुद ही एम्प्लॉयर हैं, खुद ही एम्प्लॉय हैं, तो ये कैसे हो गए? ये गिग वर्कर्स हो गए। जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, खुद ही उनका खुद का रिक्शा है, खुद ही मालिक है, खुद ही एम्प्लॉय है, तो ये गिग वर्कर्स कहलाते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जो किसी न किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंडर में काम कर रहे होते हैं, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी। तो ये बेसिकली जो है किसी प्लेटफॉर्म के अंडर में काम कर रहे थे, और जिस प्लेटफॉर्म के अंडर में काम कर रहे होते हैं उसको एग्रीगेटर बोलते हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉय क्या होता है कि पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बेस इनका साइंड होता है और ये निश्चित सीमा के लिए होता है, जैसे 5 साल के लिए आपका एम्प्लॉयमेंट है, 3 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद जो है वर्कर्स के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो अपनी जॉब को परमानेंट करने के लिए बोल सके। ले ऑफ, रिटेंचमेंट एंड क्लोजर देख लेते हैं। ले ऑफ का मतलब क्या हो गया कि जब कोई एम्प्लॉयर टेम्परेरीली काम प्रोवाइड नहीं कर पाता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ, क्यों? या तो रॉ मटेरियल नहीं है, या तो नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तो वो कुछ समय के लिए छटनी कर देता है। हो सकता है परमानेंट भी छटनी कर दे, लेकिन इसका रीजन होता है रॉ मटेरियल और कैलेमिटी की शॉर्टेज। इस वजह से ले ऑफ कर देना, मतलब छटनी कर देना। रिटेंचमेंट का मतलब क्या है कि ये टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है, मतलब आपको जॉब से निकाल देना। इसका मतलब है कि विथआउट डिसिप्लिनरी एक्शन लिए हुए आपको जॉब से निकाल देना ही रिट्रेंचमेंट कहलाता है। जैसे आप लोग सुनते रहते हैं कि इस कंपनी ने 1000 एम्प्लॉयज को अपने जॉब से निकाल दिया, छटनी कर दी, वो रिट्रेंचमेंट होता है। क्लोजर का मतलब है कि आपकी जो कंपनी वही बंद हो गई। तो फिर जब वो कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा कि आपको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होते हैं? जब कई सारे लेबर किसी एक इंटरमीडिएटरी, कोई एक बीच में कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके थ्रू पेरोल पर इनडायरेक्टली एनरोल्ड होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। फॉर एग्जांपल, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम मिला और उसने अपने अंडर में 50 लेबर्स रखे, तो वो जो 50 लेबर हैं उनको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर। फ्लोर वेजेस क्या होता है? ये एक मिनिमम जो बेंचमार्क है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, इससे नीचे कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट वेजेस नहीं दे सकता है, उससे नीचे आप सैलरी नहीं दे सकते, उसको फ्लोर वेजेस बोला जाता है। चार वेजेस के बारे में देख लेते हैं एक एक करके। क्वेश्चंस जो है हो सकता है यूपीएससी पूछ ले इस पे। तो पहला जो लॉ है वो कोड ऑन वेजेस है। इसमें क्या प्रोविजंस किए गए हैं? इसमें प्रोविजंस किया गया यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस की बात करी गई है, दोनों सेक्टर के लिए, ऑर्गेनाइज्ड और बोथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों के लिए बात करी गई। इसमें एक मिनिमम वेजेस होगा जिसको स्टेट इंश्योर करेंगे। फ्लोर वेज की बात करी गई, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि मिनिमम जो एक मिनिमम वेजेस होंगे उसके नीचे कोई भी स्टेट वेज फिक्स नहीं कर सकते, उससे ज्यादा ही देना होगा। इससे जो है सिग्निफिकेंस क्या है कि ये रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करेगा,
सभी राज्यों में लगभग एक जैसे जो है वेजेस फिक्स होंगे। जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, जैसे कि आर्टिकल नंबर 39 में डीपीएसपी बोलता है कि विदाउट कंसिडरिंग द जेंडर इक्वल वेजेस सभी को दिए जाएं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्या है? ये बेसिकली लेबर और इंडस्ट्रीज के बीच में जो रिलेशन होती है उसको ये डील करता है। तो ये क्या कहता है कि किसी भी इंडस्ट्री से नेगोशिएट करने की जो अधिकार होगा वो ऐसे यूनियन को होगा जिसके अंदर में 51% मेंबरशिप होगी। मान के चलिए कि अगर किसी कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो 510 अगर उसकी मेंबरशिप है तभी वो उस कंपनी से बात कर सकता है, उससे नेगोशिएट कर सकता है। तो ये एक बड़ा प्रोविजन है, इसके पहले प्रोविजन नहीं था। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है। इसमें बताया गया है कि अब जो है ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इसको रखा जाएगा, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। वर्कर्स की कंडीशन को बढ़ाने के लिए सारे जो जो सेल्स प्रमोशन स्टाफ होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ होते हैं, जो 18,000 से ऊपर जो है सैलरी पा रहे हैं, उनको वर्कर की कंडीशन में रखा गया, उनको वर्कर के डेफिनेशन में शामिल किया गया है। ले ऑफ, रिटेंचमेंट या क्लोजर की जो अप्रूवल लिमिट पहले 100 वर्कर होती थी, अब 300 वर्कर कर दिया गया। मतलब कि कोई भी कंपनी अब 300 वर्कर तक बिना सरकार से पूछे हुए उनको रिटेंचमेंट कर सकती है, उनकी छटनी कर सकती है। इससे होगा क्या? इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जो मान के चलिए कि एम्प्लॉय लगा हुआ है, जो वर्कर लेबर लगे हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या है? तो इसमें पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स और एग्रीगेटर्स तीनों को शामिल किया गया है। और एग्रीगेटर्स को बोला गया है, एग्रीगेटर मतलब कंपनी को बोला गया है कि अपने टोटल एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करें। जिससे होगा क्या? वर्कर्स की जो सोशल सिक्योरिटी मतलब उसका इंश्योरेंस है, उनका हेल्थ के जो बीमा रहता है वो, या फिर उनके जो सिकनेस के मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर करने में आसानी होगी। ईसीआईएस एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कवरेज है, उसको पैन इंडिया उसको बढ़ा दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया है। और कोई भी स्टैब्लिशमेंट जिसमें 10 एम्प्लॉय से नीचे है, वॉलंटरली इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 10 से ज्यादा वालों को तो करना ही है, 100%, तुम्हें तो मैंडेटरी है। जो हजार्डियस ऑक्यूपेशन में लगे हुए लोग हैं, प्लांटेशन वर्कर्स हैं, उनके लिए मैंडेटेड किया गया है, उनको मतलब ईसीआईएस कवरेज देना ही देना है, उनके लिए 10 वाली क्राइटेरिया भी नहीं है। इससे होगा क्या? इससे ऑर्गेनाइज जो वर्कर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी एक्सपैंड करेगी और वो बेहतर तरीके से कार्य कर सकेंगे। चौथा है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये क्या है? ये बेसिकली सेफ गार्डिंग वर्कर्स राइट एंड सेफ वर्किंग कंडीशन पे फोकस करता है। इसमें की प्रोविजन किए गए हैं कि ऐसे कंपनीज जो 10 से ज्यादा जिनके यहाँ एम्प्लॉय हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो अब सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक ही पहले होता था, अब रात में भी उसको किया जा सकता है। मतलब कि अब 7 बजे शाम से लेके सुबह 6 बजे रात तक भी ये काम कर सकती हैं, अगर वो कंसेंट अपनी देती हैं तो काम करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पहले नॉर्म्स 20 का हुआ करता था, अब 50 वर्कर्स तक कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने अंडर में एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। और उसको कुछ डिफाइंड कोर एक्टिविटीज जैसे सैनिटेशन ये और उनकी वर्किंग कंडीशन उसको सुधारने की जो जिम्मेदारी होगी वो भी कॉन्ट्रैक्टर की ही होगी। इससे होगा क्या कि वर्किंग आवर्स का जो 8 घंटे का कैप था ये मजबूत होगा, और 48 आवर्स एक वीक में जो काम कराने का जो क्राइटेरिया था वो होगा, इंश्योर होगा। इससे होगा क्या कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित होंगे। रात में शिफ्ट लगने से क्या होगा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो भी बढ़ेगा। तो बेसिकली ये 4 लॉज थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो यूपीएससी इन लेबर जो लॉज है उन पर क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये याद रखने की जरूरत है। टोटल 4 कोड्स हैं, ये याद रखने की जरूरत है। फ्लोर वेजेस फिक्स कर दिया गया है, ये याद रखने की जरूरत है। फ्लोर वेजेस क्या होते हैं वो देख लीजिएगा आप लोग। गिग वर्कर्स क्या है वो देख लीजिएगा आप लोग। और फिर इसमें एक अदर इम्पॉर्टेंट टर्म है कि
जो ये वर्किंग वुमेन वर्किंग कंडीशन है उसको रात्र के लिए भी कर दिया गया है। ईसीआईएस के तहत जो 10 वर्कर वाली कंडीशन है वो देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जिसको आपको देखने की जरूरत है। मैं होपफुल हूँ कि यूपीएससी अगर लेबर लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू।